हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, बाहरी स्थानों के स्वामी यानी खर्च के स्वामी और जन्म स्थान से दूर या विदेश के स्वामी भी होते हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी लग्न में विराजमान है और तो यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और वहां से उन्नति भी होती है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और लग्न में ही विराजमान है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। देखिए 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और चलित कुंडली में जो चंद्रमा है वह यहां आ जा रहे हैं, द्वितीय भाव में आ जा रहे हैं, प्लस लिखा हुआ है तो एक घर आगे आ जा रहे हैं। तो फिर इस पर केतु की दृष्टि है, यानी कि लग्न कुंडली में चंद्रमा जो है वो तो लग्न में विराजमान है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है और सूर्य के साथ भी है। देखिए सूर्य के साथ अमावस्या के आसपास का जन्म है, तो जिसके कारण अंश बल में भी कमजोर है, पक्ष बल में भी कमजोर है। और चलित कुंडली में जब चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो केतु से यहाँ पीड़ित भी हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा कमजोर और पीड़ित माना जाएगा, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार धन से संबंधित नुकसान भी हो जाती है और चलित कुंडली के अनुसार भी जब धन भाव में पीड़ित हो रहे हैं तो धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है, कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और चंद्रमा यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब चंद्रमा मजबूत रहेंगे और चलित कुंडली में या लग्न कुंडली में पीड़ित नहीं रहेंगे, तभी जाकर श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ चंद्रमा को प्रबल करना जरूरी है और शिव जी की उपासना भी करें, सफेद चंदन का तिलक भी लगाएं, तो जिससे कि चंद्रमा से संबंधित आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव पराक्रम के स्वामी है और अष्टम भाव मतलब आयु के भी स्वामी है। और मंगल यहाँ स्वराशि में विराजमान है, तो स्वराशि में विराजमान होने के कारण क्या होगा कि आयु में वृद्धि होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। और मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और तृतीय जो भाव है खुद के घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी, निडर होते हैं। परंतु यहाँ मंगल पर राहु की दृष्टि है। देखिए अभी मैंने सिर्फ मंगल का अकेले का फलादेश बताया, तो मंगल अकेले तो कोई बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी का योग नहीं बना रहे थे। हालांकि कन्या लग्न की कुंडली में मंगल को अकारक माना जाता है, परंतु यहाँ पर किसी भी ग्रह को मंगल पीड़ित नहीं कर रहे थे। लेकिन मंगल स्वयं देखिए अष्टम भाव में जाकर राहु से पीड़ित है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो मंगल से संबंधित में लाभ बता रहा था उसमें भी तो कमी होगी ही, लेकिन स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को चोट, दुर्घटना इत्यादि होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए मंगल तो 15 अंश के हैं, वक्र हैं, बहुत ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ हमें मंगल से संबंधित कुछ उपाय करना चाहिए और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। मतलब राहु का दान एवं उपाय करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और मंगल से संबंधित भी जैसे हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें या मंगल का मंत्र जाप भी करें। मंगल का रत्न धारण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। और वैसे भी प्रबल है, प्रबल नहीं भी हो तो कन्या लग्न की कुंडली में जैसे मंगल को ज्यादा प्रबल नहीं करना चाहिए, लेकिन पीड़ित होने के कारण ज्यादा परेशानी हो रही है। बुध जो है इस कुंडली में लगने से और खुद के घर में विराजमान है, तो खुद के घर में विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और दसम भाव के भी स्वामी बुध हैं, तो पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। और चलित कुंडली में बुध द्वितीय भाव में आ जा रहे हैं,
तो द्वितीय भाव में आने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध यहाँ 30 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, तो इसलिए यहाँ पर सबसे मेन बुध को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि बुध लगने से अपने घर में विराजमान है। तो अपने घर में विराजमान है मतलब कि स्थान बल में तो मजबूत है, क्योंकि अपने स्थान में है, लेकिन अंश बल में कमजोर है। तो हमें विशेष रूप से स्थान बल और अंश बल दोनों देखना चाहिए। और भी बहुत प्रकार के बल देखे जाते हैं, परंतु यह दो जो बल होते हैं मुख्य होते हैं, स्थान बल और अंश बल। तो बुध को जब प्रबल करेंगे तभी तो आपको और भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है, पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और गुरु यहाँ पर पंचम भाव में नीच राशि में विराजमान है। परंतु गुरु 9 अंश के हैं, यानी कि जो गुरु अगर 5 अंश के हों मकर राशि में तब तक ही अति नीच होते हैं। उसके ऊपर जाने के बाद नीच का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, और ऊपर से ये वक्री भी हैं। तो अगर कोई ग्रह नीच राशि में वक्री हो जाए तो पूर्णतः नीच भंग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो गुरु का है नीच भंग हो गया, नीच नहीं मानेंगे। परंतु दूसरी बात क्या है कि पंचम भाव में गुरु को निष्फल भी माना जाता है, या पंचम भाव में अकेले गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। पहला बात था कि गुरु नीच में है, तो उसका तो हो गया समाधान कि भाई गुरु यहाँ पे नीच में नहीं माने जाएंगे। देखिए पंचम भाव में गुरु को निष्फल माना जाता है, और गुरु जो है वो पंचम भाव में अगर विराजमान होते हैं तो जो सबसे बड़े संतान होते हैं उनसे मतभेद भी करवाते हैं। तो फलादेश क्या होगा वह भी समझ लें कि भाई विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ। और नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, मतलब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे अपने उच्च राशि में तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर नीच से बाहर भी निकल गए और वक्री भी हैं। और लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है। तो हर तरह से गुरु श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं, और पत्नी के भी स्वामी हैं, दैनिक रोजगार के भी स्वामी हैं, तो इनका भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ आपको गुरु से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में गुरु को ऐसा निष्फल माना गया। निष्फल का मतलब यह नहीं है कि उसका कोई फल ही नहीं प्राप्त होगा, लेकिन श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु का मंत्र जाप करें तो जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और फलादेश के अनुसार तो गुरु अच्छा ही कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, और भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, और खाना भोजन, खाना, मिठाई ये सब भी बहुत ही मतलब अच्छे क्वालिटी का और श्रेष्ठ प्राप्त होता है। क्योंकि अब यहाँ से जो शुक्र है देखिए दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में भी वृद्धि होती है। और इसके बाद हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। और शुक्र लेकिन 24 अंश के, देखिए यहाँ भी जिस प्रकार बुध जो थे स्थान बल में ठीक है लेकिन अंश बल में कमजोर है, तो उसी प्रकार शुक्र स्थान बल में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अंश बल में कमजोर है। इसलिए शुक्र को यदि प्रबल करेंगे तो और भी श्रेष्ठ लाभ आपको धन से संबंधित होगा, प्राप्त होगा। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में पंचम भाव एवं षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। तो इस कुंडली में शनि को कारक और अकारक दोनों का प्रभाव प्राप्त होता है। तो इसमें जो है शनि विराजमान है दसम भाव में, बुध के घर में विराजमान है। तो यहाँ अकेले शनि का पहले फलादेश देखते हैं, फिर हम राहु केतु से साथ भी उसका समझेंगे। तो यहाँ जो शनि विराजमान है जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और खर्च भी अधिक रहता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण भी कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु शनि जो है केतु के साथ विराजमान है देखिए, और राहु की इस पर दृष्टि है, तो जिसके कारण शनि से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, और जो लाभ में बताया उसके साथ साथ कुछ कठिनाई और परेशानी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पर राहु और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और शनि का आप मंत्र जाप इत्यादि कर सकते, जो उपाय बताए गए हैं वह करें।
लेकिन राहु केतु का दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि शनि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ देखने के कारण अष्टम भाव में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और पेट के सबसे निचले भाग में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और खर्च भी अधिक रहता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। देखिए जैसे मैंने पहले क्या बताया कि सूर्य जो है द्वादश भाव के स्वामी लग्न में विराजमान हो गए, यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त होती है, परंतु राहु और शनि की जो दृष्टि है यह बाहरी स्थानों से परेशानी का भी योग बनाते हैं। तो दोनों ही मिला जुला असर होता है जीवन में, तो सभी ग्रहों के फलादेश को देखकर उसके अनुसार हमें आखिरी निर्णय करना चाहिए और जो परेशानी का योग बना रहे हमें उनका उपाय करना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में हमें लाभ प्राप्त हो सके। केतु यहाँ विराजमान है दसम भाव में, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण भी मतलब कठिनाइयों के साथ ही धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन मातृभूमि का वियोग भी सहना पड़ता है कि मातृभूमि से दूर भी ऐसे लोग जाते हैं। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु नौकरी में कठिनाई एवं परेशानी होती है और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। जो पेट का निचला भाग होता है, जो किडनी के आसपास का जो जगह होता है, वहां पर किसी प्रकार की परेशानी भी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। तो इस मतलब राहु और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और मंगल जो है उस पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण जो उपाय बताए गए हैं वह तो करना ही है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार आप समझ गए और कुंडली में तो संपूर्ण फलादेश और उपाय आपके बताए गए हैं, तो उसे भी देखें और उसके बाद आप नहीं समझ में आती है तो आप फिर से हमसे चर्चा करें। हरिओम तत्सत।